राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। दिस इज़ अ स्पेशल सीरीज ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे और आज हमारे साथ है एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्सनोरा क्लब प्रतिभा मित्तल मैम। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड योर लाइफ हैज़ बीन इलस्ट्रियस जर्नी। आपने बहुत सारा काम किया है पर्यावरण को लेके, बच्चों को लेके। तो हमें आप एक अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसी रही आपकी लाइफ की जर्नी। प्रारंभिक अवस्था के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरा बचपन प्रतापगढ़ में, वही मेरा जन्म हुआ। पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और बहुत खुला जंगल, बड़ा कैंपस, 7 भाई बहन, तो बहुत दंगा मस्ती की है। क्योंकि शहर से बाहर, उसके बाद गवर्नमेंट फार्म, उसके बाद कहीं हमारे स्कूल, पैदाइश भी मेरी वही की थी जी। बहुत दंगा मस्ती करते थे वहाँ। और अभी भी जब भी मैं याद करती हूँ तो सबसे पहले मुझे वही दृश्य सबसे प्रखर रूप से स्मरण होते हैं, याद आते हैं। वहाँ से फिर सन 42 में, उस समय स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरी ऊंचाइयों पे था और तबादला लखनऊ हुआ। यहाँ पर आकर एक अलग वातावरण में हम लोगों की शिक्षा की दृष्टि से तो हम बहुत संतोष हुआ इस बात से, लेकिन हम लोगों ने वहाँ का वातावरण बहुत मिस किया ज़रूर। भाई साहब यूनिवर्सिटी में चले गए, बड़े भाई अपने कॉलेजेस में, हमने पढ़ाई शुरू की थी वहाँ पर नए मीडियम से। उस समय महिला कॉलेज में एडमिशन हुआ और इतना जोश था वहाँ पर आज़ादी के संबंध से, लड़ाई की लड़कियाँ आकर, सीनियर्स आकर हमें क्लास से उठा के ले जाती थी कि नहीं आज पढ़ाई नहीं होगी। और इतने अच्छे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के पिकेटिंग होती थी। आजकल तो बच्चों को पता नहीं होगा कि पिकेटिंग क्या चीज़ है। वो सब 12 चौड़ा फाटक था, तो आके सब लेट जाती थी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद साफ साफ कपड़े पहने हुए। कोई लड़की अंदर जा नहीं सकती उस तरह के। फिर नारे लगते और ये लगता। प्रिंसिपल बहुत नेशनलिस्ट थी, लेकिन उनके लिए बड़ी कठिन परिस्थिति बन जाती थी। लेकिन वो कितनी काबिलियत से उसको हैंडल करती थी कि हमारा मूवमेंट भी चलता रहे और सरकार को उनको जवाब भी न देना पड़े। इस तरह से बहुत इस तरह के वातावरण में वो दृश्य हमने देखा, एक इतिहास बन गया वो। उसके बाद आज़ादी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स MSW किया, मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो शुरू से ही आपका रुझान था कि आपको समाज के लिए ही कार्य करना है? हाँ, मुझे शुरू से रुझान था। शुरू से रुझान तो मतलब कॉलेज टाइम में भी हमारे यहाँ जो पार्क था उसमें हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते थे। कभी हमने शिक्षा का प्रसार के लिए लिटरेसी क्लासेस बच्चों की चलाई, कुछ नए नए तरीके से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, लड़के लड़कियां दोनों मिलके। बहुत उस समय का वातावरण अच्छा खुला था। शायद हम लोग के लिए, हम समझते हैं कि खुला था क्योंकि हम ऐसा समझते। बट आई थिंक आपने वो गांव का भी माहौल देखा है और आप पेड़ों पे चढ़े हैं, आपने फल खुद हाथों से तोड़ के खाया होगा, तो आई थिंक आपको उसकी कीमत पता है। और इसीलिए जब आप शहर आए तो उस वातावरण को आप वापस से शहर में भी ढालना चाहते थे अपने इनिशिएटिव्स के थ्रू। शहर में उस तरह का वातावरण पैदा करना तो आसान नहीं था। वो तो बहुत खुली जगह थी और उन्मुक्त वातावरण था। लेकिन यहाँ आकर अपने तरीके से एक विविधता थी जी। एक हमारे बचपन में, हमारे पालन में हम लोगों को बहुत आज़ादी थी, विचारों की आज़ादी, अपने सिलेक्शन हमें क्या करना है, कैसे सिलेक्शन। लेकिन घर में डिसिप्लिन के बाद ज़रूर ये विषय था जो कि हर चीज़ का डिसिप्लिन, तमीज़, तहजीब,
कल्चर, ट्रेडिशन सब मानते इस थे। चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता था। बाकी चीज़ों में बच्चों के लिए कोई अपने बीच, क्योंकि मेरे 2 भाई फौज में चले गए। एल्डेस्ट भाई, सबसे बड़े भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद इंजीनियरिंग करके वार्धा सेवाग्राम सेवा के क्षेत्र में उनकी लगन इतनी थी कि वो ग्रेजुएशन के बाद ही गए। लेकिन बाद में देखे कि हम चाहते हैं कि ग्रामोद्धार के लिए टेक्नीशियंस आने चाहिए, क्वालिफाइड लोग आने चाहिए इंजीनियर। तब हम वहाँ के औजारों का सुधार और ये सब चीज़ें सुधार की बात सोचें, तो आके उन्होंने इंजीनियरिंग करके फिर वहीं गए। उस तरह के हम लोग के विविध वातावरण थे, हम लोगों को कोई रोक टोक नहीं थी। बट आई थिंक सब इतने लकी नहीं होते हैं। आपको एक वैसा माहौल मिला जहाँ पे आई थिंक विमेन रिलेटेड इश्यूज भी नहीं रहे, आपको पढ़ने का भी मौका मिला। और ये हम तब की बात करें, इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद भी लोगों को, बहुत सारी लड़कियों को ये फेस करना पड़ा, चाहे वो शादी का प्रॉब्लम हो या पढ़ाई लिखाई का हो, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, होती है। लेकिन एक बात ये होती है कि अगर हम कहें कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है या जो हमारे साथ पढ़ने वाली है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एक को देख के दूसरे इंस्पायर होते हैं और धीरे धीरे शिक्षा बढ़ती तो गई है। अभी तो गांव गांव में पहुंची, उसकी क्वालिटी तो छोड़ दीजिए, लेकिन संभव होती है या नहीं हो पाती है, लेकिन शिक्षा का प्रसार तो हर जगह हुआ ही है। तो खैर ऑनलाइन भी ऐसा हो गया है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। 200-300 रुपए के इंटरनेट पैक से आपके पास वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, गलत भी और सही भी, दोनों हिसाब से है। हम तो वहाँ पार्क में लाइब्रेरी भी एक खोल ली। अच्छा। लाइब्रेरी की अलमारी तो मैंने गिफ्ट की थी। और कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी करते रहते थे और प्रभात फेरी और ये सब, वो सब तो काम करते ही रहते थे। लेकिन वो तो खैर ज़माना निकल गया। 47 को आज़ादी मिलने के बाद, मैं तो आपसे 53 की बात करें, 55 में मैंने MSW पूरा किया था। अब आज़ादी के अंतर जो आए हैं वो देखिए कि मैं 5 किलोमीटर साइकिल से जाती थी और एक ही लड़की और थी जो कि साइकिल से जाती थी, बाकी लोग नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? इसलिए नहीं कि अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सोचा ही नहीं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। इसी तरह चेंजेस आते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को देख के हम इंस्पायर होते हैं और समाज उसी तरह से बदलता है। अब आप देखें कि हमारे साथ सब लड़के थे, लड़की मैं कोर्स में अकेली थी, लेकिन उसके बाद लड़कियां आने लगी। आई थिंक उस समय MSW जैसे अब लोग जानते हैं या MSW करते हैं, उस समय तो बहुत ही नया रहा होगा। हाँ, नया ही था, दूसरा तीसरा बैच था। तो आपने एक्सनोरा क्लब की फॉर्मेशन कब की? MSW में साथ रहते हैं या बाद में? एक्सनोरा की तो जब मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे गवर्नमेंट में, वो डायरेक्टर होकर रिटायर हुए। लेकिन जब यहाँ पोस्टिंग उनकी डिस्ट्रिक्ट से पोस्टिंग लखनऊ हुई, डिप्टी डायरेक्टर करके हुई, तो लखनऊ, उसके बाद लखनऊ छूटा नहीं। वैसे मेरा बचपन और जीवन तो लखनऊ बीता था, लेकिन शादी के बाद तो जगह जगह ट्रांसफर होते रहे, तो लखनऊ तो बराबर रहा ही। यहाँ तो जब एक दफ़ा सेटल होने के बाद पर्यावरण के काम में पर्यावरण का काम तो मैं शुरू बचपन से कर रही थी। बिल्कुल, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद मैं पहले गई 1 साल सर्वोदय प्रोग्राम, अच्छा, बिहार में कस्तूरबा ट्रस्ट के माध्यम से गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम है, भूदान और बहुत चीज़ें इसमें शामिल थी, शिक्षण। और वहाँ तो मैंने बहुत तरह के अनुभव। आपको जो एक चीज़ बताऊं कि वो यहाँ के लोग तो उसे हजम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टॉयलेट्स तो अब घर घर में बन गए हैं, गांव में भी बन गए हैं। लेकिन उस वक्त इस तरह के टॉयलेट्स, फ्लश टॉयलेट्स थे नहीं। और गांधीयन सर्टिफिकेट लेने के लिए, मतलब अपने को गांधीयन मानने के लिए, आपको टॉयलेट हैंडल करना बहुत महत्व का था। हमारे साथ के 17 लड़के सब उसी साल गवर्नमेंट में अपॉइंट हो गए। कोई हरिजन वेलफेयर, कोई मेडिकल वेलफेयर ऑफिसर, इंडस्ट्री में लड़के, लेबर ऑफिसर्स। क्या था ये गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग द टॉयलेट? गांधीयन प्रिंसिपल में स्वावलंबन,
ओके। और जाति भेद को एलिमिनेट करना। जाति भेद बिल्कुल नहीं, हमारे जब उसमें, और श्रम प्रतिष्ठा, आधे समय आप टेक्निकली तो ये था कि आधा समय आप शरीर श्रम करें, आधे समय मानसिक श्रम करें। लेकिन हमारे यहाँ जो हम कस्तूरबा ट्रस्ट के हेडक्वार्टर्स में रहे, और मुझे इस सब विभागों का अनुभव, मतलब एक तरह से मेरा शिक्षण ही था वहाँ पर। मैंने थोड़ी सी शिक्षा विभाग उसमें काम किया, मुझे ऑफिस के काम में मैंने कुछ समय आपके हर डिपार्टमेंट में हुई, मतलब ट्रेनिंग, उसको किसी ने ट्रेनिंग का नाम नहीं दिया। मेरे भाई क्योंकि गांधीयन फील्ड में थे, उन्हीं की प्रेरणा से मैं वहाँ गई। उनको लगता था सबको सेवा कार्य में लगना चाहिए, सब भाइयों को। तो और 2 घंटा सबकी टोली बनी थी कि पूरी शिक्षण संस्था के भी, और जितने कर्मचारी थे, और स्टेट हेडक्वार्टर था, बिहार का स्टेट हेडक्वार्टर था, तो पूरा संचालन, लेकिन सबको श्रम कार्य करना था। और उनकी टोली बना दी गई थी। कुछ लोग बगीचे में काम करेंगे, 2 टोलियां बगीचे का काम करेंगी, खेती का काम करेंगी, और एक किचन का, एक गौशाला में है, एक शिक्षण में है, एक इसमें बालवाड़ी में है। इस तरह से सबके और बारी टर्न होती रहती थी। टॉयलेट सफाई की सबसे कठिन होती है। मुझको 1 महीना लगा मन को तैयार करने में, लेकिन जिस दिन मैंने टॉयलेट हैंडल किया, वो खाद के गड्ढे में डाला जाता था। जो हमारी ट्रेंचेस बनी थी, क्योंकि इसलिए जो आप मैन्योर की बात कहते हैं, मैन्योर तो फर्स्ट डे से। आई थिंक पहले का वो सिस्टम सही था, जब डिस्पोजल सीधे ग्राउंड पे ही होता था। अब हम उसको एक्स्ट्रा वाटर, प्योर वाटर यूज़ करके उसको फिर वो जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा नीचे जा रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी शुरू हो रही है। वो तो हो रहा ही है, लेकिन जो टॉयलेटरी जा रही है नदियों में, जी बिल्कुल जा रही है, वो तो सुरक्षित पानी, तो जल सुरक्षित था उस समय। बिल्कुल उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुएं से पानी खींचा, आप पानी पी लीजिए, नदी से पानी ले आइए, आप पानी पी लीजिए। हरिद्वार से पानी ला के आज नहीं पी सकते। हाँ बिल्कुल नहीं पी सकते। बहुत सही किया। तो ये जो आपकी ट्रेनिंग हुई बिहार में, इसके बाद आपने एक्सनोरा क्लब शुरू किया? एक्सनोरा हम जब लखनऊ आ गए, देखिए एक्सनोरा के जो काम है वो, जब हम लखनऊ आए हैं 96 में, तो पॉलीथीन चलन शुरू हो गया था। लेकिन शुरू ही हुआ था, लेकिन इतना अधिक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत बढ़ता गया। और हमारा शुरू से ही एक्सनोरा ज्वाइन करने से पहले शुरू से ही हमने उसका तिरस्कार किया। और खाद तो हमेशा ही, हम जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ बगीचा होता था, लैंड होता था, तो हम हमेशा खाद तो हमने कभी कंपोस्टिंग हमेशा हमारे जीवन का अंश रहा। तो एक्सनोरा में हम प्रवेश कैसे हुआ? एक्सनोरा तो मतलब हमने मिलकर, दोनों ने, प्रभा चतुर्वेदी और हमने मिलकर फॉर्म किया। बिल्कुल। मैंने अखबार में एक क्लिपिंग पढ़ी, उसमें लिखा था, दैनिक जागरण में निकले थे, उससे फोटोग्राफ में निकला था। एक छोटी सी न्यूज़ थी कि प्रभा चतुर्वेदी पेपर मिल कॉलोनी में वर्मी कंपोस्टिंग करती हैं, और इस तरह से उन्होंने पूरे क्षेत्र को डेवलप किया है। पेपर मिल कॉलोनी को डेवलप किया है, और उसके बारे में संदर्भ में पूरी बात थी। उसमें संपर्क के लिए नंबर भी लिखा था। मैंने उसी दिन फ़ोन किया प्रभा और अपॉइंटमेंट मांगा। तो उन्होंने नंबर दिया था, तो वो चाहती थी कि लोग बात करें। तो मैंने उसी दिन 4 बजे, ठीक 4 बजे उनके घर पहुंच गए, पता पूछा। मतलब इतनी लगन लगी थी कि मुझे जानना है। और जो बात हमारी हुई, उसी दिन तय कर दिया कि आपको इसका वाइस प्रेसिडेंट होना है। इसको फॉर्मेशन बस इसी महीने में फॉर्मेशन इसकी शुरू कर दी गई। एक्सनोरा
इंटरनेशनल चेन्नई में बहुत डेवलप हुआ था और बहुत अच्छा काम अभी भी कर रहा है, वाटर कंजर्वेशन, सभी तरह के एनवायरमेंटल काम बहुत ऊंची। लेकिन हमने जब एक्सनोरा फॉर्म किया तो हमने सोच लिया था कि हम अपनी शक्ति लखनऊ तक ही सीमित रखेंगे, अपनी शक्ति भर काम करेंगे और गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेंगे, कोई ग्रांट नहीं लेंगे। इन स्पाइट ऑफ इट लोग जुड़ते गए क्योंकि हमने काम किए। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आपने काम किया। तो इस घटना बहुत मेरे लिए बड़ी मनमोहक थी, बहुत इच्छित थी, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत लोगों से मिल चुकी थी। मुझे लगन लगी हुई थी कि मुझे वर्मी कंपोस्टिंग करनी, जिससे कहते हैं हाँ मेरे पास बहुत लिटरेचर है इसका, आपको दे दूँ। अरे हमारे यहाँ तो हो रही है, कहते हमारे यहाँ तो करने जा रहे हैं। तो हम जहाँ कोई कहता था वहाँ हम पहुँचते। हमने कहा भाई हम लाइव देखना चाहते हैं जहाँ कहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया गोंडा में है, फला फला वो कर रहे हैं। तो हमने कहा आप बताइए, एड्रेस वेड्रेस पता करिए, बट आई लाइक टू सी लाइव। तो प्रभा जी क्या है, हमको लाइव देखने को मिला। तो उन्होंने उसी दिन हमको अपने कंपोस्ट पिट से निकाल के वर्म्स दिए और उसका जो तरीका है बताया कि गोबर से में वो ग्रो करते हैं। और वो जब ग्रो कर गए 1 महीने में थोड़ी सी नंबर बढ़ गया उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकते। तो फिर हमने कंपोस्टिंग शुरू की। अभी हमारी कंपोस्टिंग हम मैन्योर निकाल नहीं पाए थे, तो उसमें से हार्वेस्ट नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने कहा कि और हमने काम शुरू कर दिया था। तो प्रभा जी ने एक जगह कहा कि प्रतिभा जी आप लेक्चर दीजिएगा। तो मैंने कहा प्रभा जी मैंने अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जब मेरा जिस दिन मैं निकालूंगी उस दिन से बस मेरा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों से हमारी बात हुई उसमें भी मुझे काफ़ी चक्कर हुआ। एक मीटिंग हमने वहाँ पे की, उन्होंने कहा हम इको क्लब करके एक क्लब है, उन्होंने बताया वहाँ उनकी लेबॉर्ट्री है, वहाँ जाके हम मिले। उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा टेक्नीशियन है वो आपको बता देगा। किसी ने हमसे कहा था कि आप बताइए, और तब तक हमने एक्सनोरा फॉर्म भी नहीं किया था। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है और क्या हर कोई कर सकता है अपने घर पे? देखिए कंपोस्टिंग तो सब लोग कर सकते हैं, और करना चाहिए। लेकिन अगर कोई 6 महीने के लिए विलायत चला गया और टाइम नहीं दे सकता है, तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। 2-3 चीजें बता दीजिए कि क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए वर्म्स आपको पहले तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए कि लखनऊ भर में जब हमने वर्म्स शुरू किए तो लखनऊ भर में कहीं पे वर्म्स नहीं थे। और उन्होंने कहा कि पूना से मंगाएंगे हम। तो वर्मी कंपोस्टिंग करते ऐसे हैं कि आपने पिट बनाया, धूप तेज नहीं होनी चाहिए, पानी अधिक नहीं होना चाहिए। आपने पिट बनाया, उस पर थोड़ी सी अच्छा आजकल का मौसम है, ठीक है खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बरसात के मौसम में आपको ध्यान रखना है कि पानी ना भर जाए, क्योंकि उसमें से केंचुए निकल के बाहर आ जाते हैं। केंचुए डोंट लाइक। और ये ऐसी का ये अलग ब्रीड के केंचुए थे जो कि सरफेस ड्वेलर्स हैं। ये ब्रीड है जो सरफेस ड्वेलर्स है। जो हमारे यहाँ के केंचुए हैं, अब तो ये भी केंचुए काफ़ी हो गए हैं क्योंकि काफ़ी दिन से काम हो रहा है, तो वो ज़्यादा नीचे की गहराई में रहते हैं। तो ये फीड खाते हैं। ये खाते हैं, वो उसके साथ में गोबर डालते हैं, गोबर में वो प्रोक्रिएट करते हैं। और जब वो उसका अच्छा नंबर हो जाए तब उस पर आप कूड़ा डालना, वो हरा किचन वेस्ट डालना शुरू करें। और इतना ज़्यादा ना डालें कि 30 डिग्रीज, नॉर्मली कोई डिग्री नापता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो हीट जब डिकम्पोज होती तो जनरेट होती हीट ज़्यादा, तो ज़्यादा हीट जनरेट नहीं हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालिए। जब काफ़ी हो जाएंगे तब आप डालते रहिए, मतलब आप रोज़ाना का डालते रहिए। आप पायनियर्स रही हैं वर्मी कंपोस्टिंग में एक तरह से शहर में। अब एक्सनोरा और क्या क्या काम कर रही है इन्वायरमेंट के लिए? तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, कंपोस्टिंग वगैरह रेगुलर होता ही रहता है। बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, हियरिंग एड वाले बच्चों के लिए, उनके बारे में कुछ बताएं। और काम हम ये करते हैं,
मतलब सबसे ज़्यादा दो हमारी चिंता का विषय है कि हमारे देश में सफाई का स्टैंडर्ड जो है वो हमने मान लिया है कि बाहर गंदगी रहेगी और हमें उसकी बर्दाश्त हो गई है। ये सब्जी जो ये बर्दाश्त हो गई है, हमें उससे कोई फिक्र चिंता नहीं होती। जिन लोगों को होती है वो लोग ज़रूर इसकी सफाई के बारे में काम करते हैं। तो ये जागरूकता आप कैसे ला रही हैं? ये जागरूकता कैसे लाए, सवाल ये है। तो इसके लिए हमको जो हम पहले तो बात ये है कि जो बाहर जाके कहीं बताता है, लेक्चर देता है और मैसेज देता है, वो अच्छी तरह से इसमें परिपक्व हो जाए। आप कचरा बाहर क्यों डालते हैं, गंदगी कहाँ से आई, ये हमारे ही आपके घरों से निकल के आई है गंदगी। ये गंदगी घर में ही जीरो हो जाए, कैसे जीरो हो जाएगी? आप जीरो वेस्ट लाइफ बहुत दिन से, मतलब हमेशा से आई थिंक आप कहें कि आपकी लाइफ एक जीरो वेस्ट लाइफ है। तो वैसे क्या प्रिंसिपल्स है जो आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, जो सबको करना चाहिए? जीरो वेस्ट में यह है कि हमारे यहाँ जब सफाई होती है तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम जितने उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो ग्रीन वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट, या फिर जो भी बाकी है वो सब रिसाइक्लेबल है। बाकी मट्टी तो एक चुटकी भर होती है, कुछ होती ही नहीं है। अब रिसाइक्लेबल्स क्या है कि जिनको दोबारा पुनर्उपयोग हो सकता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? कागज़ होता है, पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक, मेटल होते हैं टुकड़े, कहीं कील है, कहीं पिन है, कहीं ये है वो है, काम हुआ है कहीं तो आपने बहुत सी चीज़ें इस तरह की निकलेंगी। पेन का ख़त्म हो गया तो आपने, ये कूड़े में नहीं जाएगा, सब एक थैले में जमा। और इसको हम बताते हैं कि किचन के एक कोने में, जो कि दिखाई में नहीं पड़ता, उस कोने में एक ही लगा के एक पॉलीथीन का ही थैला टांग दें आप, और उसमें जितना भी आपका पॉलीथीन निकलता है, जो इस तरह का वेस्ट है, सब उसमें डालते जाएं। बस इतना ही आपको करना है। और हरा वेस्ट जो है, ग्रीन वेस्ट है, आपके किचन का, बगीचे का बाहर जो हो रहा है वो तो बाहर आप गड्ढे में डालेंगे ही, वहाँ आप गड्ढा खोद के उसको डालते जाएं। उसकी मैन्योर वो अब डिजेनरेट होगा तो मैन्योर ही बनेगा वो। अगर उसमें गोबर डाल देते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं डाल पाते हैं तो भी वो उसको शक्ति ही देगा, वापस उसको मिल जाएगी। धरती माता को आपकी शक्ति सब वापस मिल जाएगी। और रिसाइक्लेबल जो है, ये आप थैला भर गया, गांठ लगा के आप एक कोने में कहीं रख दीजिए। महीने भर बाद या 10-12 जब आपके 8-10 थैले बन जाएं तो रैक पिकर को बुलाइए और उसको ये दे दीजिए। आप कोई दान मत करिए, ये कूड़े का दान कर दीजिए। उससे क्या होगा कि उस बेचारी को गंदगी में हाथ डालकर बीमार होना या बीमारी का कैरियर बनना, या जो गंदगी वहां पर कूड़े में फैली हुई है उससे वो बचेगी। बिल्कुल। उसका काम 1 घंटे 2 घंटे में उसका सारा काम 10 घरों से उसने इकट्ठा किया, काम उसका निबट गया जी। और उसके बच्चे, अब वो घर में आ गई तो अब बच्चों को स्कूल भेज सकती है। अदरवाइज आप कहें कि कंपलसरी एजुकेशन है, लेकिन वो दिन भर कमाएगी, बच्चों को खाना, कपड़ा, रहना, नहाना, धोना, बच्चों को संभालने का काम कौन करे? तो ये काम जब आप उसको घंटे भर में निपट जाता है उसका काम, तो वो आराम से बाकी चीजें बच्चों को बाकी सारे काम कर सकती है, उसके टाइम सेविंग होती है। दूसरी बात है, शहर की गंदगी निकल जाने से अगर शहर साफ होता है, आप देखिए गांव में जंगल में निकल जाते हैं, आपको गंदा कहीं झाड़ू नहीं लगती, वहाँ कुछ आपको तो खराब नहीं लगता जी। तो यहाँ पर लोग क्यों नहीं आते हैं? विदेशी सैलानी यहाँ पर क्यों नहीं आते? हर एक कोई घबराता है कि हिंदुस्तान में गंदगी बहुत है, इसलिए वहाँ पर बीमारी हो जाती है। पानी पीने में वो सोचते हैं कि यहाँ का पानी ना पिए, वहाँ का उबाला हुआ पानी पी। तो ये सब होने से स्वच्छता के साथ आप अगर सैलानी यहाँ आते हैं, आप देखें सैलानी सबसे बड़ा बिग मनी अर्नर है। बिल्कुल। आप सिंगापुर लोग क्यों जाते हैं? सिंगापुर की इकोनॉमी सारी सैलानियों से चलती है।
एंड सबसे क्लीनेस्ट एंड नाइसेस्ट सिटी है साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, सबसे साफ सुथरा जी। जापान भी उस श्रेणी में आता है। जापान भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ तो जापान में तो कहते हैं जो ड्रम्स रखे हुए हैं वो भी इस तरह सजा के रखे हुए, तो पता ही नहीं चलता कि ये डेकोरेशन पीस है या वो है। इतनी सफाई वहाँ से लौट के आके तो हम समझे, वहाँ से लौट के आके तारीफ तो करते हैं लेकिन सीखते नहीं और अपने लाइफ में उतारते नहीं। बट आपने जो आज बातें बताई, इट वाज नाइस कि हम घर में ही कैसे कचरा सॉर्ट कर सकते हैं और उससे सभी की लाइफ आसान हो जाएगी, और साथ ही साथ एक तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट की तरफ जो योगदान होना चाहिए वो भी हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आप हमें ये बताइए और लेटेस्ट काम आप क्या कर रही हैं? एक बात लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग बहरे बच्चे बहरे पैदा होते जी। मुझे अब पता चला जब यहाँ कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का हॉस्पिटल में ऑपरेशंस हुए, और मैं भी पास ही में रहती हूँ, वहाँ 300 ऑपरेशंस बच्चों को, बहरे बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया। कॉक्लियर सर्जिकल सेंटर में उन पे कॉक्लिया वो इम्प्लांट किया गया जिससे वो सुन सकते हैं। और अब उनका ऑपरेशन, और सरकार की भी इस बारे में तारीफ की जाएगी कि 7 लाख रुपया एक बच्चे के इस काम में खर्च होता है, और सरकार इतना प्रोवाइड कर रही है। और भी जगह ऑपरेशंस हो रहे हैं, सिर्फ यही सेंटर नहीं। इस सेंटर में इसलिए मेरा संपर्क वो ज़्यादा सहयोग हुआ क्योंकि इसमें हमारे सन इन लॉ और हमारे ग्रैंडसन दोनों ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो अब यहाँ तक ऑपरेशन सुनने से काम पूरा नहीं हुआ। उन बच्चों ने 4 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, क्योंकि 5 साल के अंदर ही ऑपरेशन हो जाना चाहिए। 5 साल भी अधिक है। अगर वो बच्चे को 6 महीने बाद, साल भर बाद ऑपरेशन हो जाता है तो बच्चा बहुत अच्छा नेचुरल उसकी हियरिंग होती है। लेकिन जिस बच्चे ने 4 साल तक सुना नहीं है और तो बोला भी नहीं है, उसकी वोकल कॉर्ड भी एक्टिव नहीं है, तो उनको बोलना सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नेग्लेक्ट होता है काम तो हमारा ऑपरेशन बेकार हो जाता है। और वो क्यों नहीं सुन पाते? अब सुन रहे हैं तो अब बोले। हम सोचते हैं ना कि छोटे बच्चे तो कोई सिखाता नहीं है तो वो तो बोलने लगते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमेशा इशारों से बात की है। अब इशारे से अभी भी बात करते रहते हैं। पेरेंट्स भी उनसे इशारों में बात करना आदत पड़ गई है, वो भी इशारों। तो बच्चों से ज़्यादा हमें पेरेंट्स को बताना पड़ता है। बिल्कुल। और वो बार देखिए, हैबिट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन ए डे। ट्रू, समय लगता है। और आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं इस तरह के बच्चों के लिए। एंड अगर मैं आपकी लाइफ जर्नी को समराइज़ करूं तो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कहते हैं ना, महिला सशक्तिकरण क्या है? तो शक्ति है, और आपके अंदर वो शक्ति है कि आप समाज में बदलाव ला सकते हैं, और आपने अपना पूरा जीवन इस तरह के बदलाव में समर्पित कर दिया। तो चलते चलते आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही मैसेज है कि इतना छोटे से काम है, जैसे सफाई के काम में है जी, कि इसको हमने 2 मिनट्स मिरेकल नाम दिया इसीलिए है कि आपको सिर्फ 2 मिनट लगाने हैं। लेकिन आप क्यों 2 मिनट नहीं लगाते? क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं है, आपको आपका इस तरफ ध्यान नहीं है, आपको ये पता भी नहीं है, आप सोचते नहीं इस बारे में क्या क्या फायदे हैं। आप कितना रॉ मटेरियल देश को वापस कर सकते हैं रिसाइकल्ड स्टफ से। रीयूज रिसाइकिल का जो रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इससे कितना आप वो कर सकते हैं। तो ये आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। और भी बहुत काम ले सकते हैं आपके इर्द गिर्द। अब मैंने इस काम को इसलिए लिया क्योंकि मेरे लिए सहज हो गया कि पास में है और मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, और पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर करना। लेकिन देखिए, जैसे पर्यावरण के बारे में है, मैं स्कूलों में जाती हूँ तो हैबिट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन ए डे। तो मैं इसलिए उसको बार बार कहना, बार बार याद दिलाना, एवरी डे याद दिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है ऑन अ डेली बेसिस।
और ये भी तो एक प्रश्न है कि अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए। तो मैंने सारे स्कूल्स कवर किए, जितने स्कूल पॉसिबल है सबको कवर किया है। कुछ स्कूलों ने बहुत अच्छी तरह इसको लिया है, लेकिन अब आप बताइए कि सारे स्कूल्स में अगर हम पहुंच गए जाते तो क्या पूरा ये परिवर्तन ना आ पाता, पूरा देश साफ ना हो पाता? आई थिंक हो जाएगा। अब लोग अवेयर हो रहे हैं, जिस तरह से एनवायरनमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने एक कोशिश की, एक लेकिन हम सरकार से ये उम्मीद करेंगे अब कि सरकार ऐसे सर्कुलर निकाले कि सबको सेग्रीगेट करना है, सिर्फ सेग्रीगेट करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर कोई कहे कि हम कंपोस्टिंग नहीं कर सकते, सिर्फ सेग्रीगेट करे तो भी देश की बहुत भलाई होगी। बिल्कुल। और गंदगी, शहर की गंदगी से बहुत बचेंगे और धरती की बर्बादी से बचेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कोरोना के टाइम में हमने ये देखा, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमें रिफ्यूज़ भी करना चाहिए कि जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है आप मना करें, इस्तेमाल ना करें, तो उससे काफ़ी एनवायरनमेंट को हम सुधार सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, आज आप हमारे साथ आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। आई एम श्योर जो मोदी सरकार का विजन है स्वच्छ भारत, वो हम आपके इनिशिएटिव और आपकी बातों से अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।